Hello everyone, hello my rock stars and my Unacademy champions. Welcome to today's class. हेलो एवरीवन। और सबसे पहले आज हम एसएसटी फिर से एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हिंदी में क्लास 8 के टॉपिक्स होंगे हमारे पास स्पेशली। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। वी हैव द हिस्ट्री टॉपिक टुडे। और अभी मैं उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री टॉपिक कौन सा है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ऑल्सो। हेलो, वेलकम टू टुडेज क्लास। डियर लर्नर्स, आई एम नेहा सूद। आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर फॉर क्लास 6th, 7th एंड 8th। डेली हमारी लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस होती हैं, राइट? लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस होती हैं डेली ऑन अनअकैडमी ऐप वेयर यू कैन जस्ट अ सेकेंड। मैं आपकी एजुकेटर हूँ फॉर क्लास 6, 7th एंड 8th। वहाँ पे मैं अनअकैडमी पे स्पेशली क्लास 8 की प्लस क्लासेस भी लेती हूँ, वो भी हिंदी में। हम एसएसटी पढ़ते हैं, राइट? और एसएसटी के इसमें सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं रिलेटेड टू हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, राइट? तो सबसे पहले आपने अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके यू हैव टू कम ऑन माई लाइव स्पेशल फ्री क्लास, राइट? आपने मेरी स्पेशल फ्री क्लास पे आना है, जिसमें हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें एमसीक्यूज, पोल्स और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, राइट? इट विल बी एन इंटरेस्टिंग लाइव सेशन विद यू ऑल। तो माई कोड इज नेहा वाईटी लाइव। नेहा वाईटी लाइव मेरा कोड है। यू कैन यूज माई कोड टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी की प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ये फ़ायदे हैं कि आपको 10% ऑफ मिलेगा ये कोड यूज़ करने से, और प्लस के ये फ़ायदे हैं जिसमें कंप्लीट कोर्स कवरेज एंड एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन इट। तो जिसके मैं फ़ायदे आपको बाद में भी बताऊंगी। और साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस कोड टू अनलॉक माई फ्री क्लास। जैसे आप अनअकैडमी ऐप में जाते हैं मेरी क्लास अटेंड करने के लिए, तो नेहा वाईटी लाइव आप कोड डालें उसके अंदर एंड यू विल बी एबल टू अनलॉक माई फ्री क्लास। तो गो एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप, सर्च माई नेम नेहा सूद। तो मैम का नाम आप सर्च कर सकते हो, where you can find me and go and click on the follow button, राइट? जिससे आपको मेरी सारी क्लासेस के शेड्यूल के बारे में पता चल जाएगा, और साथ ही साथ मैम कौन सा टॉपिक आज पढ़ाने वाली हैं, क्या टाइम है, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल एट ओवर देयर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रूलिंग द कंट्री साइड। रूलिंग द कंट्री साइड हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दिस इज फॉर क्लास 8, हिस्ट्री का टॉपिक है। हिस्ट्री का टॉपिक है रूलिंग द कंट्री साइड। अब ये क्या है ये कंट्री साइड? कंट्री साइड इज बेसिकली रिलेटेड टू विलेजेस। जैसे कि हमें पता है कि अंग्रेज सरकार ने अपने कई शहरों में लाइक बंगाल और हर जगह मद्रास वगैरह में अपना पूरा कब्जा बना के रखा हुआ था, अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। अब उनका नेक्स्ट टारगेट क्या था? विलेजेस पे कंट्रोल करना, क्योंकि उनको लगता था मेन रेवेन्यू शेयर जो आती है वो फार्मर्स, क्योंकि ऑलमोस्ट इंडिया में मेन ऑक्यूपेशन क्या थी? फार्मिंग थी उस टाइम पे। तो उनको लगता था सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उधर से ही वी कैन कंट्रोल। तो उनका अब नेक्स्ट टारगेट क्या था? रूलिंग दी कंट्री साइड। दैट मीन्स दे आर गोइंग टू रूल एंड मेक चेंजेस ऑन दी विलेजेस। तो टॉपिक्स विच आर गोइंग टू बी कवर्ड इज टुडे द कंपनी बिकम्स दीवान। मैं आपको ये भी बताऊंगी द रेवेन्यूज फॉर द कंपनी, the need to improve agriculture, the problem, the new system, the Monroe system and all was not well. तो अब ये वे टॉपिक्स हैं बेसिकली, हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं इस क्लास के अंदर। तो द फर्स्ट थिंग, the East India Company was designated as a Diwan of Bengal on 12th August 1765. दीवान ऑफ द बंगाल का क्या मतलब है मैं आपको अभी बताती हूँ। ऑन 12th अगस्त 1765 रॉबर्ट क्लाइव का हमने नाम पहले भी सुना हुआ है, ऑन बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्टेड
दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल एम्पायर। मतलब जो सारी रेवेन्यू, जो सारे टैक्सेस आएंगे वो अब किसके पास जाएंगे? उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। एंड वो किसके पास अब जाने शुरू हो गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज दैट 12th August 1765 Robert Clive got the Diwani rights of Bengal, of three states, most important states, that was Bengal, Bihar and Orissa, from the Mughal Empire. The company became the chief financial administrator of the territory under this control. तो कंपनी CFO एक तरह से बन गई थी ऑफ दिस टेरिटरी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्पेशली बंगाल, बिहार और उड़ीसा की. एंड द कंपनी हैड टू थिंक एंड प्लान द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बंगाल इन सच द वे दैट इट कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ द टेरिटरी. तो क्या मतलब हुआ कि कंपनी को अब दीवानी राइट्स तो मिल गई थी, मतलब उनके पास वो सारा जो फाइनेंस रिलेटेड एरिया था, मनी रिलेटेड एरिया था ऑफ दिस टेरिटरी, स्पेशली बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, वर अंडर इट्स कंट्रोल, अंडर इनके कंट्रोल में आ गई थी. सो द कंपनी हैड टू थिंक एंड प्लान द ऑर्गेनाइजेशन. अब उनको थिंकिंग करनी पड़ी थी, प्लान करनी पड़ी थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल इन सच अ वे दैट इट कुड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ दैट टेरिटरी. मतलब जितना हो सके वो टेरिटरी को कब्जा कर सके और जितना भी मैक्सिमम रेवेन्यू वो ला सके उनके लिए अच्छा होगा. प्रॉफिट दैट कुड बी यूज टू फाइनेंस देयर बिजनेस एंड वॉर्स. अब ये नहीं है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि वो जो रेवेन्यू आ रही है वो देश की डेवलपमेंट के लिए या फिर स्टेट की डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज़ कर रहे थे. दे वर बेसिकली यूजिंग दिस अमाउंट टू फाइनेंस देयर ओन पर्सनल के लिए यूज़ कर रहे थे, अपने बिजनेस को. क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या था? यहाँ से सामान खरीद के वो किसी और स्टेट में लेके, अपनी कंट्री में लेके जाते थे और बेचते थे. अब वही उसी फाइनेंस से वो पर्सनल अपने बिजनेस एज वेल एज वॉर्स, जो लड़ाइयाँ लड़ते थे, वॉर, बड़ी बड़ी वॉर लड़ते थे, ये उस चीज़ के लिए यूज़ करते थे. एज अ फॉरेन पावर द कंपनी रियलाइज दैट इट इज़ नीडेड टू मैनेज द लोकल रूलर्स इन द विलेजेस. तो अब उनको एज अ फॉरेन पावर उन्होंने सोचा, उन्होंने समझा कि कंपनी को समझ में आ गया कि अब उनको लोकल रूलर्स जो विलेजेस में थे उनको मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव रिस्पेक्टेड बाय द लोकल्स एंड रिमूविंग देम वुड एंगर द कॉमन पीपल. क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी जो जनता थी वो विलेजेस में रहती थी, सिटीज़ तब इतनी नहीं डेवलप थी, एंड मोस्ट ऑफ देम वाज फॉलोइंग द फार्मिंग. तो अभी तक इस स्लाइड में हमने ये पढ़ा कि कंपनी गॉट इट्स दीवानी राइट्स ऑन 12th August 1765 रॉबर्ट क्लाफ ने ऑन बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. सो कैन यू सी दिस पेंटिंग? ये एक पेंटिंग है जिसमें दिखा रहे हैं द मुगल रूलर इज गिविंग द दीवानी राइट्स, मतलब वो उनको कुछ पकड़ा रहे हैं, दीवानी राइट्स टू द रॉबर्ट क्लाइव. अब एक्चुअल में ये सीन आसपास के अंग्रेज भी खड़े हैं और साथ ही साथ मुगल रूलर्स के, प्रजा के भी लोग खड़े हैं. अब एक्चुअली में ये सीन हुआ नहीं था, बट रॉबर्ट क्लाइव को अब चीज़ें डिपिक्ट करने में पेंटिंग, उन्होंने स्पेशली ये पेंटिंग बनवाई थी जस्ट टू शो दैट, कि इंडिया वालों को दिखाने के लिए कि नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ द टोटल पावर. ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पूरी पावर है कंट्रोल करने की और उनके पास दीवानी राइट्स आ गए हैं. सो कैन यू सी दिस पेंटिंग? बहुत ही ब्यूटीफुली इट इज़ इलस्ट्रेटेड, बहुत ब्यूटीफुली इसको बनवाया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, इसी द्वारा. तो ये दिखाता है कि जैसे एक मुगल एम्पायर रॉबर्ट क्लाइव को क्या दे रहे हैं, he is giving the दीवानी राइट्स. अब दीवानी राइट्स मिल गई, सारी जो रेवेन्यूज से, सारी जो फाइनेंसेस थी वो सब किसके पास जा रही थी? इट वॉज गोइंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी. अब नेक्स्ट क्या था? द रेवेन्यू फॉर द कंपनी. रेवेन्यू फॉर द कंपनी में हम पढ़ते हैं द कंपनी हैड बिकम द दीवान
बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ एज प्राइमरीली एज अ ट्रेडर। तो कंपनी के पास दीवानी राइट्स तो आ गई थी, मतलब पर एक तरह से उनकी जो बैकग्राउंड था वो देवर ट्रेडर्स, वो ट्रेडिंग करने आए थे इंडिया में। इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम but was unable to set up any regular system of assessment and collection। तो क्या था कि उनको लार्ज इनकम तो चाहिए थी, बट साथ ही साथ दे वर नॉट रेडी टू सेटअप, कोई सेटअप करने के लिए तैयार नहीं थे कि कलेक्शन कैसे होगी या क्या होगा। Effort was made to increase the revenue as much it could and buy fine quality of cotton and silk as cheaply as possible। तो क्या था, द एफर्ट वर मेड टू इंक्रीज द रेवेन्यू, एफर्ट्स पूरी लगाई जा रही थी कि रेवेन्यू इंक्रीज किसी तरह अपना टैक्सेस इंक्रीज करे, कैसे इंक्रीज करे, बट वो कहाँ ये पैसा यूज हो रहा था रेवेन्यू का, दे वर बाइंग अ फाइन क्वालिटी एंड सिल्क as cheaply as possible and within the 5 years the value of goods bought by the company of Bengal double। तो जो कंपनी जिस एक्चुअली क्या होता है, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती ही चली जाती है तो एट लास्ट क्या होता है कि उसकी डिमांड जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी उसके प्राइजेस विल ऑल्सो इंक्रीज। तो विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल होने लगे। बिफोर 1865, दीवानी राइट्स कब मिली थी हमें 1765, ये 1865 की बात कर रहे हैं हम। द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। तो कंपनी कैसे यहाँ पे करती थी कि परचेज गुड्स करती थी बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, अपने देश से लेके आती थी और यहाँ उसके बदले यहाँ पे सामान खरीदती थी। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब कोई रेवेन्यू कलेक्ट होने लगा जो भी बंगाल से कलेक्ट होता था। हमें पता है दीवानी राइट्स कहाँ की मिली थी, बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार की। बट the later the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for export। वो एक्सपोर्ट में ज़्यादा पैसा लगाने लग गए थे, अपने मतलब के लिए ज़्यादा पैसा लगाने लग गए थे। सून इट वॉज क्लियर दैट बंगाल इकोनॉमी, बंगाल की इकोनॉमी एक तरह से ठस हो गई थी, ख़त्म हो गई थी एंड वर इन डीप क्राइसिस, क्योंकि सारा पैसा जो था जो देश स्टेट की डेवलपमेंट के लिए रखना था या कुछ भी था वो कहाँ जा रहा था, वॉज इन डीप क्राइसिस। Artisans were deserting the villages since they were forced to sell their goods to the company at lower price। तो जो आर्टिसियंस थे, जो काम करते थे, कोई भी आर्टिस्ट जो काम करते थे विलेजेस में, वो अब गांव को छोड़ छोड़ के जा रहे थे आगे। दे वर फोर्स टू सेल, मतलब उनको ज़बरदस्ती अपने गुड्स को कंपनी को लोअर प्राइसेस में बेचना पड़ता था, मतलब सस्ता माल बेचना पड़ता था। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज, जो पीजेंट्स थे इतने ज़्यादा टैक्सेस थे ऑलरेडी, और ऊपर से जो पीजेंट्स, जो फार्मर्स जो काम करते थे, वर अनेबल टू पे द ड्यूज दे वर डिमांडेड फ्रॉम देम। तो इतना ज़्यादा टैक्सेस थे, जितनी कमाई नहीं हो रही उससे ज़्यादा वो अपने लिए रेवेन्यू टैक्सेस मांग रहे थे। आर्टिसियल प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन, एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शोड द साइंस ऑफ कोलैप्स। तो कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही थी ना इट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हो भी कि कैसे, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट कैसे होगी, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट तभी हो पाएगी जब पैसा लगेगा। फील्ड्स में भी हमें पैसा लगाना पड़ता है, जब सारा पैसा इज गोइंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी तो वो कहाँ से अपनी फील्ड्स में पैसा लगाते हैं, एग्रीकल्चर में। तो दिस टेरिबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो ये होने लग गई थी बंगाल स्टेट में इन 1770, a terrible famine killed 10 million people in Bengal। तो एक भुखमरी सी फैल गई थी बंगाल के अंदर जिसको हम फेमाइन, मतलब क्योंकि ना तो पैसा था ना खाने पीने के लिए कुछ था, तो एक 10 मिलियन लोग एक तरह से पीपल कलैप्ड, 10 मिलियन पीपल ऑफ द बंगाल ख़त्म हो गए थे, डाइड बिकॉज ऑफ दिस फेमाइन। अबाउट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन क्या हो गई थी, वॉज वाइप्ड आउट। तो उस टाइम पे इतनी पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी जितनी अब है। बट 17 द रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज यूज्ड
टू परचेज गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो सारा एक्सपोर्ट में जा रहा था पैसा, सारा फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन, स्पाइसेस खरीदने के लिए जा रहा था। बंगाल इकोनॉमी फेस्ड अ डीप क्राइसिस। बंगाल इकोनॉमी में क्या हुआ, डीप क्राइसिस सी आ गई थी। बंगाल फेस्ड अ सीवियर फेमाइन इन द ईयर 1770। 1765 में इन्होंने दीवानी राइट्स लिए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। एंड इन 1770 में आप देख सकते हो कि बंगाल का क्या हाल हो चुका था कि 10 मिलियन लोग वर बेसिकली डाइड बिकॉज ऑफ दिस फेमाइन। तो अब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब उन्होंने देखा कि जब सारी दुनिया, इंडिया की ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन क्या कर रही है, प्रैक्टिस करती है एग्रीकल्चर, तो द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड अ परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। तो उन्होंने कहा अब इसी एरिया पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो राजा एंड तालुकादार्स वर दी जमींदार्स, वर मेड जमींदार्स, मतलब उनको बोला जाता था, उनको जमींदार्स बोल दिया गया था। राजा एंड तालुकादार्स को, जो उनके अंडर होते थे, उनको क्या बना दिया गया था, जमींदार्स। तो आपने देखा होगा, हैव यू हर्ड अबाउट द मूवी लगान, तो जिसमें देखा जाता है कि अगर आप ये मैच जीत गए तो आपका 2 गुना 5 गुना लगान माफ हो जाएगा। तो लगान क्या था, लगान वॉज दिसली एक्चुअली दिस रेवेन्यू, जो वो ले जाते थे, सब कुछ ले जाते थे उनसे, जो एग्रीकल्चर से ले जाते थे। तो राजास एंड तालुकादार्स वर मेड जमींदार्स। जमींदार्स कलेक्टेड रेवेन्यूज फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पेड टू द कंपनी। तो जमींदार्स क्या करते थे, जो राजा और तालुकार थे, वो इनको रेवेन्यू कलेक्ट करते थे पीजेंट्स से, जो फार्मर्स थे, और फिर कंपनी को पे करते थे। द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। मतलब आप ऐसे, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल आपको 20,000 रुपये महीना हमें देना ही देना है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। उस टाइम पे कितना था अब ये हमें आइडिया नहीं है, बट ये अमाउंट को क्या कर दिया गया, वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। परमानेंटली इस अमाउंट को फिक्स कर दिया गया। तो द कंपनी न्यू दैट द मोस्ट इंडियन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड इफ इट डिड नॉट इम्प्रूव एग्रीकल्चर देन इट कैन नॉट कॉन्टिन्यू टू अर्न बिग रेवेन्यूज। तो कंपनी को पता था कि अगर वो एग्रीकल्चर नहीं इम्प्रूव करेंगे, एग्रीकल्चर नहीं इम्प्रूव करेंगे, एंड इफ इट डज नॉट इम्प्रूव एग्रीकल्चर देन इट कैन नॉट कॉन्टिन्यू टू अर्न बिग रेवेन्यूज। वो उनसे रेवेन्यूज नहीं आ पाएंगे उनको बड़ी बड़ी, जिनसे उन्हीं को फ़ायदा हो रहा था। सो द कंपनी इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन किस ईयर, इन 1793, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। यू शुड रिमेंबर द डेट्स, आपको पता होनी चाहिए। 1793 पे परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था, वेयर बाय जमींदार्स वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यूज टू द कंपनी। तो जमींदार्स, जो राजास थे, तालुकास थे, उनको बोला गया कि कलेक्ट करो रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स और हमें आके दो वापस। द प्लान वॉज दैट परमानेंट सेटलमेंट विल इंश्योर रेगुलर इनकम फॉर द कंपनी and it will encourage zamindars, rajas and talukadars to improve their lands in their territory because better land will give their better revenue, while the amount they had to pay to the company was fixed permanent. तो वो एक तरह से इनकरेज करते थे कि अपने लैंड को इम्प्रूव करो, अपनी टेरिटरीज को इम्प्रूव करो, ताकि यहाँ से बेटर रेवेन्यू आए, एंड द अमाउंट दे हैड टू पे टू द कंपनी वाज फिक्स्ड परमानेंटली। परमानेंटली एक तरह से फिक्स कर दिया गया था। सो बंगाल रॉयट्स क्या थे, बंगाल में विलेजेस में द पावरफुल, जो पावरफुल जिनके पास ज़मीनें थी, वो क्या करते थे, अपनी ज़मीनों को, लैंड को टू अदर्स को दे देते थे ऑन अ वेरी हाई रेंट, ऊपर के किराए पे एक तरह से दे देते थे। वो लैंडलॉर्ड्स बन जाते थे और वो टेनेंट्स बन जाते थे। अपना पूरा पूरा लैंड किसको दे देते थे, दे गिव इट ऑन रेंट, एंड दिस डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ अंडर टेनेंट्स इन द बंगाल। तो अब एक तरह से उनको रेंट भी देना है, एक तरह से उनको रेवेन्यू भी देना है कंपनी को, एक तरह से उनको लैंड की डेवलपमेंट भी करनी है, एंड दैट लीड टू वेरियस प्रॉब्लम्स, क्योंकि खर्चा
इतना ज़्यादा था। वो कहते हैं ना, आमदनी बढ़ी और खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो हिसाब किताब था उस टाइम पे हो चुका था बंगाल में, विलेजेस में, रिलेटेड टू कंपनी रेवेन्यू। तो द प्रॉब्लम क्या थी? द लैंड रेवेन्यू वॉज वेरी हाई। लैंड रेवेन्यू इतनी हाई थी कि जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे, एंड दोज हु फेल्ड लॉस देयर जमींदारीज। मतलब जो नहीं पे कर पाते थे उनसे उनका जगह छीन ली जाती थी, उनका उनका लैंड छीन लिया जाता था। जमींदार हैड लीस्ट इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर लैंड। तो एक तरह से जब उनको पता है कि हमारा कुछ यहाँ से प्रॉफिट होने वाला नहीं है, कुछ भी बात बनने नहीं वाली, तो क्या करते थे? दे लॉस देयर इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया था एक तरह से इन द डेवलपमेंट ऑफ द लैंड। And in 19th century, market price increased and the cultivation expanded, leading to higher income of zamindars, but not the company. तो 19th century में क्या हुआ? मार्केट प्राइस इंक्रीज होने लग गए, हमने पढ़ा। कल्टीवेशन, खेती बाड़ी बढ़ने लगे और क्रॉप्स होने लग गए, लीडिंग टू हायर इनकम्स टू जमींदार्स बट नॉट द कंपनी। तो कंपनी तो अपना अमाउंट फिक्स करके बैठी थी कि इतना हमें देना है। अब जमींदार को एक तरह से प्रॉफिट होने लग गया क्योंकि उनकी हर चीज़ की रेट ऑलमोस्ट बढ़ने शुरू हो गए थे। तो सून आफ्टर introducing the permanent settlement, the company realized that zamindars, local landlords, were not improving their farmlands because they had to pay to the company was so high that they had little money left to improve their farmlands. मतलब फर्स्ट लाइन का ये मतलब है कि सून आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग, जस्ट आफ्टर उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने कंपनी ने भी रियलाइज किया कि जो जमींदार हैं they were not improving their farms lands because of the amount, because सारा अमाउंट तो कंपनी ही लेके जा रही थी, and a very little money was left to improve the farm land, उनकी जगह को, farms को, for their agriculture. तो by 1810 the company also started feeling unhappy with the permanent settlement. अब नाखुशी की एक और सी वजह आ गई थी कि 1810 में द कंपनी स्टार्टेड फीलिंग अनहैप्पी विद परमानेंट सेटलमेंट बिकॉज राइजिंग मार्केट प्राइजेस, की वजह से, इंक्रीज कल्टीवेशन की वजह से, इंक्रीज सिस्टम ऑफ जमींदार बट नॉट द कंपनी। कंपनी को लगा अब तो सारी कमाई एक तरह से जमींदार ही कर रहे हैं, हमने तो अपना परमानेंट सेटलमेंट एक तरह से फिक्स कर दिया था, रेवेन्यू इतना देना है, पर कंपनी को स्टार्टेड फीलिंग अनहैप्पी, वो खुश नहीं थे बिकॉज जमींदार्स वर अर्निंग मोर। तो डिस्पाइट द इंक्रीज रेवेन्यूज, फिर जमींदार शोड इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग देयर लैंड्स ऑफ देयर फार्मर्स। तो जमींदार अभी भी सिर्फ कुछ ही शोड इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग। This was because many zamindars has lost their lands to the company and has lost interest in improving them. तो कुछ जमींदार ने बेसिकली क्या किया था? They had lost their lands to the company. मतलब उन्होंने अपने लैंड जो थे, अपनी ज़मीनें जो थी, कंपनी के हाथ चली गई थी, एंड उनका एक तरह से इंटरेस्ट लूज हो गया था फॉर इम्प्रूविंग दैट। Where others who had made big losses during the permanent settlement now had to chance to make up their losses instead of spending to their improving farmlands. तो बाकी जो बचे थे उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट से उनको काफ़ी लॉस हो रहा था। अब जब मार्केट प्राइसेस इंक्रीज होने लग गए, वॉज इम्प्रूविंग द फार्मलैंड्स बिकेम इंक्रीज हो गई, कल्टीवेशन, मार्केट प्राइस इंक्रीज होने लग गए, तो मेक देयर लॉसेस इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग और इम्प्रूविंग दी फार्म लैंड्स। वो अपने फार्म लैंड्स की बजाय अपने लॉसेस कवर अप कर रहे थे। द कल्टिवेटर्स इन द विलेजेस ऑल्सो फाउंड दिस सिस्टम अनरीजनेबल because sometimes they had to borrow money from the money lenders to pay high rents to the zamindars, and they were unable to pay the money back. They lost their lands and they had cultivated for generation, effectively making them and their families jobless or homeless. तो क्या था कि
एक तरह से कर्जे में डूबती जा रही थी कल्टीवेटर्स के, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा रेंट देना पड़ता था कंपनीज को. दे वर अनेबल टू पे द मनी बैक, और इंस्टेड ऑफ दे स्टार्टेड लूजिंग, मतलब वो अपना लैंड खो देते थे, एंड इफेक्टिवली मेकिंग देम फैमिलीज जॉबलेस एंड होमलेस. घर बार सब कुछ निकल जाता था इस चीज़ों में. तो नाउ द नेक्स्ट वी सिस्टम वी आर गोइंग टू स्टडी इज द महलवारी सिस्टम. महलवारी सेटलमेंट क्या है? महलवारी सेटलमेंट जिसको हम कहते हैं, महलवारी सेटलमेंट में क्या था, इसमें क्या होता था, लेट मी एक्सप्लेन यू. दिस वाज बाय अर्ली 19th century. By early 19th century, company officials finally felt that they need more money, and system like permanent settlement that limited the company revenue and wasn't such a good idea after all. तो अब उनको लगा कि परमानेंट सेटलमेंट की जगह अब कोई और आइडिया हम इंट्रोड्यूस करते हैं. सो हॉल्ट मैकेंजी was the person of the another Englishman advised a new system called Mahalwari system, which came into effect in 1822. तो 1822 में this system was imposed. इसमें क्या होता था? अंडर दिस न्यू सिस्टम कलेक्टर्स वर आस्क्ड टू विजिट विलेजेस, measure and inspect the land and record the customs and right of the different groups of people who lived there. तो क्या होते थे? कलेक्टर्स आते थे, विजिट करते थे विलेजेस में, और एक तरह से ये पूरा का पूरा लैंड जो है उसको मेजर करते थे, इंस्पेक्ट करते थे, रिकॉर्ड द कस्टम्स और different groups of people who live there. After taking all those into account, revenue was estimated that each village or mahal had to pay. The amount was also very revised periodically. तो क्या होता था कि महलवारी सिस्टम में कलेक्टर्स आते थे, पूरे लैंड को विजिट करते थे, मेजर करते थे, इंस्पेक्ट करते थे लैंड को, रिकॉर्ड द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हु लिव देयर. आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, रेवेन्यू वाज एस्टिमेटेड दैट ईच विलेज और महल हैड टू पे एंड द अमाउंट वाज रिवाइज पीरियडिकली. तो अकॉर्डिंग टू हिज लैंड, अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव देयर, ये सारी चीज़ों को देख के उसका रेवेन्यू डिसाइड होता था, एस्टिमेटेड रेवेन्यू, और उसके बाद द अमाउंट वाज रिवाइज पीरियडिकली. तो हर साल इसकी क्या होती थी, हर साल तो नहीं कह सकते, बट कुछ टाइम बाद रेवेन्यू जो रिवाइज होती रहती थी, मतलब जो टैक्स इन्होंने देना होता था, इट वाज रिवाइज पीरियडिकली. तो लेट्स सी द क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द महलवारी सिस्टम. किसने इंट्रोड्यूस किया था महलवारी सिस्टम? इट वाज इंट्रोड्यूस बाय हॉल्ट मैकेंजी, इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम कॉल्ड महलवारी सिस्टम इन द ईयर 1822. तो 1822 में उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था. दिस वाज कॉल्ड एज महलवारी सिस्टम. राइट. अब एक और सिस्टम आने लग गया. अब एक और सिस्टम में अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा अबाउट दी, लेट्स सी अ क्विक रिकैप. ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा कि वो डेजिग्नेटेड हो चुकी थी एज अ दीवान ऑफ अ बंगाल. कब हुई थी? 1765 में. रॉबर्ट क्लाइव बिकेम दी ऑन बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एक्सेप्टेड द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, एंड देन द मुगल एम्पायर. The company had a chief financial administrator of the territory under this control. The foreign power, the company realized it needed to more local rulers. Right? So this was the picture. Picture जो दिखाती है कि Robert Clive is taking the Diwani rights from the Mughal Empire, Mughal ruler. Now the next is the company had become the Diwan, but it still itself become a primarily as a trader. तो अभी भी वो एक ट्रेडर की तरह ही काम कर रही थी. दे वर नॉट
कुछ रेगुलरली सिस्टम नहीं सेटअप था ना, तो सारा पैसा जो था हमने पढ़ा था कि देश स्टेट की डेवलपमेंट के लिए लग रहा था, एंड जो भी सारा रेवेन्यू था दे वुड कुड बाय फाइन क्वालिटी सिल्क एंड चीपली एज पॉसिबल, राइट. तो आर्टिसियन was dissecting the villages since they were forced to sell the goods at the company at the low price, राइट. उसके बाद आफ्टर दिस क्या हुआ, 1770 में अ बंगाल फेस्ड अ सीवियर फेमाइन इन द ईयर विच किल्ड ऑलमोस्ट 10 मिलियन पीपल ऑफ बंगाल, मतलब 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट. फिर उसके बाद आया कि उनको पता चला द कंपनी न्यू दैट इंडियन प्रैक्टिस करती है एग्रीकल्चर, एंड इफ दे डू नॉट इम्प्रूव, मतलब अगर उन्होंने एग्रीकल्चर इम्प्रूव में नहीं की, दे विल कंटिन्यू टू अर्न बिग रेवेन्यूज. सो द कंपनी इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन 1793. कब इंट्रोड्यूस की थी, 1793 में. जमींदार्स वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यूज टू द कंपनी. मतलब जमींदार क्या काम हो गया था उनका कि राजा थे, तालुकादार थे, वो क्या करते थे, रेंट इकट्ठा करते थे फ्रॉम द पीजेंट्स एंड देन पे टू द कंपनी. Bengal riots. In Bengal, the powerful riots gave the land to the others with very high rent. This describes the condition of under-tenants in Bengal. The problem is that the land revenue was very high. Land revenue बहुत ज़्यादा था. जमींदार्स found it difficult to pay their loss their जमींदारी. तो जमींदार ने अपनी इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं पे कर पाते थे, वो एट लास्ट क्या करते थे, अपनी लैंड को खो देते थे. इन 19th century, in 1819 the company also started feeling unhappy with permanent settlement. वो खुश नहीं थे because rising market prices increased the cultivation, increased the income of zamindars, but were not company. Despite the increased revenue, few zamindars showed any interest in improving the land for their farmers. The cultivators of the villages found the fee system unreasonable because sometimes they had to borrow money from the moneylenders. तो हमने ये पढ़ लिया महलवारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था. इट वाज इंट्रोड्यूस बाय हॉल्ट मैकेंजी. तो महलवारी सिस्टम में क्या था कि द कलेक्टर्स वो आते थे, विजिट करते थे विलेज को, नापते थे, इंस्पेक्ट करते थे लैंड को, एंड रिकॉर्ड द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हु लिव्ड there. Now we are going to study about the Munro system. Munro system क्या था. In southern India there was a no tradition of zamindars. तो अगर हम इंडिया का मैप देखें तो we are talking about the south. South में there were no tradition of zamindars. Captain Alexander Red started this system on a very small scale. Thomas Munro extended and developed this system. तो Munro system was established. थॉमस मुनरो के नाम से it was introduced. ये सिस्टम आया था और इस सिस्टम में क्या था, it was another name for the system of रायतवारी system. ये अलग नाम था. Each peasant had separately inspected and revenue was fixed. The cultivators would directly pay to the कॉलोनियल ऑफिसर्स. तो कल्टिवेटर्स जो रॉयट्स थे वो बेसिकली इसके अंदर क्या था, दे वर डायरेक्टली पेइंग इट टू दी बीच में कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं था. उनको डायरेक्टली क्या करना होता था, कॉलोनियल ऑफिसर्स को पे करना होता था. तो दिस इज द अनदर नेम ऑफ मुनराव सिस्टम वॉज बेसिकली इन साउथ ऑफ इंडिया. साउथ इंडिया में था क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था, अब वहाँ पे भी कुछ सिस्टम लाना था. तो साउथ इंडिया वॉज द प्लेस वेयर मुनराव सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस. थॉमस मुनराव ने एक तरह से इसको एक्सटेंड किया एंड डेवलप दिस सिस्टम, एंड दिस वॉज द अनदर नेम ऑफ रायतवारी सिस्टम. ईच सिस्टम लैंड वॉज सेपरेटली इंस्पेक्टेड एंड द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड.
द कल्टिवेटर्स वुड डायरेक्टली पे, इसमें क्या होता था, कल्टिवेटर्स जो थे, जो बेसिकली जिनका लैंड होता था, जो काम करते थे, वो डायरेक्टली पे करते थे टैक्स टू द कंपनी. ऑल वॉज नॉट वेल, कुछ चीज़ें अब अच्छी नहीं चल रही थी. इंस्टेड ऑफ दिस परमानेंट सेटलमेंट ऑल्सो देर वॉज सर्टेन लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस थी. जबकि महलवारी सिस्टम में और रॉयतवारी सिस्टम में, मुनराव सिस्टम में देर वॉज अ हाई टैक्स और हाई रेवेन्यू. तो द पीजेंट्स लॉस द लैंड्स, हमें पता है जो पीजेंट्स नहीं पे कर पाते थे उन्होंने क्या कर दिया, अपना लैंड खोना शुरू कर दिया. पीजेंट्स वर वेरी हैड अ वेरी पेड, उन पीजेंट्स को क्या करना होता था, हैड टू पे अ वेरी हाई रेवेन्यूज. पीजेंट्स को बहुत पैसे देने पड़ते थे, बहुत हाई टैक्सेस देने पड़ते थे. रॉयट्स फ्लेड द कंट्री साइड टू अवॉइड पेइंग रेवेन्यू, विलेजेस वर डेजर्टेड. तो क्या हुआ था, बेसिकली लोग अब गांव छोड़ के शहर की तरफ आना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनको लगा कि जितना वो कमा रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू दी ब्रिटिशर्स, टू दी ईस्ट इंडिया कंपनी. तो द रॉयट्स कहाँ थे, वो यहाँ से निकल के कंट्री साइड से वो कहाँ चले गए, विलेजेस बिकेम डेजर्ट, वो सिटीज के अंदर चले गए. ऑल दीज सिस्टम वर डिजाइन एंड इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश प्रूव्ड टू बी देयर फेलियर्स. तो ये जो सारे सिस्टम थे जो डिजाइन किए गए थे, इससे पता चलता है ब्रिटिशर्स वर फेलियर. उन्होंने, ठीक है, वो रेवेन्यूज कलेक्ट कर रहे थे, बट उनका मेन मोटिव रेवेन्यू कलेक्ट करने का क्या था, उनका मेन रेवेन्यू कलेक्ट करने का था कि उनको सिर्फ अपने लिए रेवेन्यू चाहिए था. were proved to be failures. The company had imposed this system to increase their income from lands and farmers of India. But the revenue they demanded was so high that the farmers went bankrupt. Bankrupt हमने आपने सुना होगा, दिवालिया नाम का शब्द होता है bankrupt, जिसके पास कोई पैसे नहीं बचे हैं. And died of hunger as their fertile lands became barren and fell to disuse. अब कोई काम करने के लिए पैसा लगाना बहुत ज़रूरी है. अब जितना पैसा वो लगा रहे थे या फिर कमा रहे थे, एवरीथिंग वॉज गोइंग टू दी ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट. ईस्ट इंडिया कंपनी से जा रहे थे. तो कंपनी हैज इम्पोज दिस सिस्टम टू इंक्रीज द इनकम of land and farmers in India, but the revenue they demanded was so high that the farmers went bankrupt and died of hunger as their fertile land became barren. मतलब खाली हो गए थे और बिल्कुल ही यूज़ के लिए नहीं बचे थे. तो डिफरेंट लैंड रेवेन्यूज पॉलिसीज और ब्रिटिश कहाँ कहाँ पे थी. परमानेंट लैंड सेटलमेंट, जिसको हमने सबसे पहले पढ़ा था, वो थी बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में, जहाँ पे दीवानी राइट सबसे पहले मिले थे ब्रिटिशर्स को. देन वी हैड रॉयतवारी सिस्टम और वी कॉल्ड इट एज मुनराव सिस्टम, वॉज बेसिकली इन साउथ इंडियन रीजन, साउथ ऑफ इंडिया में इधर की तरफ था. वेराज महलवारी सिस्टम, जिसमें हम देखते थे कि पूरा पूरा लैंड को क्या करते थे, इंस्पेक्ट करते थे और सब कुछ करते थे. तो महलवारी सिस्टम वाज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. तो आप कलर से ही पता लगा सकते हो. रेड वाज फॉर परमानेंट सेटलमेंट, जो इधर कहीं था. रॉयटवारी सिस्टम वी ऑलरेडी नो कि ये साउथ इंडिया में था. महलवारी सिस्टम वाज इन नॉर्थ वेस्ट रीजन्स. तो लेट अस डू अ क्विक रिकैप समरी, जो जितना हमने आज पढ़ा है इस क्लास के अंदर. तो कंपनी वॉज अपॉइंटेड एज द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल इन 1765. तो किसकी दीवानी राइट्स मिली थी हमें? बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की, राइट. द कंपनी हैड द टारगेट to earn lot of revenue, so settlement were introduced. Which settlement was introduced? It was permanent
settlement. The permanent settlement resulted in the great loss of the company. उनको लगता था कि सारे पैसे तो जमींदार तो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं. They were highly unhappy. महलवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, विच वी कॉल्ड इट, जिसमें द लैंड वॉज इंस्पेक्टेड. रॉयटवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन साउथ इंडिया, विच वॉज नोन एज मुनराओ सिस्टम बाय Thomas. Peasants had to pay heavy revenues and thus villages become deserted. So अब आपने इसका to be continued part you can only study on my free live class, which you can download from an Academy app. राइट. तो अब आपको इसका आगे का पार्ट पढ़ने के लिए मेरी क्लासेस में आना पड़ेगा ऑन माय फ्री लाइव क्लासेस ऑन अन अकेडमी ऐप. मैं आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी लेके आई हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टेस्ट, फॉर एग्जाम्स में जो आप आ सकते हैं. तो शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर क्या होंगे? ब्रीफली डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. कैसे डिस्क्राइब करोगे परमानेंट सेटलमेंट को? अंडर दिस सिस्टम राजास एंड तलुकादार्स वर रीऑर्गेनाइज एज जमींदार्स. दे वर यूज्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी. द अमाउंट दैट was to be paid was fixed permanently and was not to be increased or decreased in future. तो फिक्स कर दिया गया था, ना तो वो इंक्रीज होगा ना तो वो डिक्रीज होगा इन फ्यूचर. तो वाई वॉज कंपनी इंटरेस्टेड इन अर्निंग मोर रेवेन्यू? तो फर्स्ट क्वेश्चन डन. क्यों कंपनी को रेवेन्यू में इतना इंटरेस्ट था? The revenue collected by the company was used for buying Indian goods like cotton, silk, पेपर, क्लव, कार्डमन जिसको हम बोलते हैं इलायची, लौंग, पेपर, स्पाइसेस बेसिकली, कॉटन, सिल्क. ये द रेवेन्यू वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बेयरिंग द राइजिंग कॉस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. तो वो अपने लिए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए उसके लिए यूज़ करते थे. हमने पहले भी पढ़ा है फॉर वॉर एंड फॉर ट्रेडिंग. So question number 1 and 2 is done. Now let's see question number 3. What were the benefits reaped by the East India Company as Diwan of Bengal? With the appointment as Diwan, the company became a chief financial administrator of the Bengal. क्या बन गए थे? Chief financial administrator. The company now the administrator of land and revenue resources of Bengal could utilize the revenue to meet the expenses of the company. The company now had liberty to trade in all goods it wanted to. सारी गुड्स में ट्रेड और सब कुछ करने लग गए थे, तो इसलिए उनको दीवानी राइट से ये बेनिफिट्स होने लग गई थी. क्वेश्चन नंबर 4 इज हु वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट pay revenue to the company during the permanent settlement? Zamindars were appointed to collect and pay revenue to the company during the permanent settlement. So these are the basically short question and answers जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आप you can also write it, you can also note it down where you can understand कैसे आपको classes आपके टेस्ट में यू कैन एक्सप्लेन परमानेंट सेटलमेंट, यू कैन एक्सप्लेन हाउ ब्रिटिशर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था. मतलब आपको एक तरह से अगर आपको इसका बैकग्राउंड पता है, इट इज़ वेरी इजी टू राइट इट. इट इज़ वेरी इजी टू राइट इट कि आपको कैसे लिखना है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू दैट अनअकैडमी कॉम्बर्ट स्कॉलरशिप टेस्ट is for the success for CBSE class 6th, 7th and 8th. फ्री रजिस्ट्रेशन चल रही है. द
The compact is available for both English as well as in Hindi. तो इस कॉम्बैक्ट में यू कैन विन अ 1 year सब्सक्रिप्शन और आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है. यू कैन विन अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 crore. द सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर द टॉप रैंकर्स. और ये कब है? इट इज़ एवरी संडे एट 12 PM. हर संडे 12 बजे है, राइट जिसमें रैंक 1 to 3 को मिलेगा 1 year सब्सक्रिप्शन. मतलब अगर आपकी रैंक आती है 1 to 3 तक तो आपको मिलेगा 1 year सब्सक्रिप्शन. अगर आपकी रैंक आती है 4 to 10 तक तो यू विल गेट 75% ऑफ स्कॉलरशिप. अगर आपकी रैंक आती है 11 to 50 यू विल गेट 50% ऑफ स्कॉलरशिप. अगर रैंक आती है 51 to 150 तो आपको मिलता है 25% ऑफ स्कॉलरशिप. So please go and attend this Unacademy Combat Scholarship Test for success of class 6, 7th and 8th where you can win scholarship up to 1 crore every Sunday at 12 PM. So now let me tell you about how to join my live special free class. अब कैसे live special free class join कर सकते हैं. Live real time interaction with chat and emojis. आस्क क्वेश्चंस. यू कैन क्वेश्चन टैब में आप जाके आप क्वेश्चन अपना पुट अप कर सकते हो वेयर आई विल आंसर इट इन दी लाइव क्लास. तो लाइव क्लासेस में वी हैव रेगुलर पोल्स ऑल्सो. पोल्स क्या होते हैं? मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स इन दी MCQ टाइप वेयर द पोल लीडर बोर्ड इज ऑल्सो शोज, जहाँ पे आप अपने compete कर सकते हो अपने फ्रेंड्स से एंड compete विद योर फ्रेंड्स टू. तो हाउ टू ज्वाइन माई स्पेशल क्लास. आप कैसे मेरी लाइव स्पेशल फ्री क्लास ज्वाइन कैसे कर सकते हो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये फ्री है. आपने अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड. सो प्ले स्टोर पे जाके इफ़ यू आर एंड्रॉयड यूज़र या फिर iOS यूज़र हो तो अनअकैडमी लर्नर ऐप जाके डाउनलोड कीजिए. स्टार्ट लर्निंग ऑन अनअकैडमी. ओपन द ऐप एंड क्लिक गेट स्टार्टेड. एंटर योर मोबाइल नंबर एंटर करना है. OTP इज़ द 1 time पासवर्ड जो आप में आता है मोबाइल पे, राइट. क्रिएट योर अकाउंट. फुल नेम, ईमेल एड्रेस एंड स्टेट ऑफ रेजिडेंस टू साइन अप यूजिंग द ईमेल ID. फुल नेम आपने डालना है, ईमेल एड्रेस आपकी और किस स्टेट से हो आप, यू कैन एंटर इट. तो व्हाट गोल आर यू प्रिपेयरिंग फॉर. आप किस गोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. एज वी आर दिस चैनल इज स्पेशली अनअकैडमी CBSE क्लास 8 स्पेशली फॉर क्लास 8. तो आप 6 to 12 का सिलेक्ट कर सकते हो. देन यू कैन सिलेक्ट CBSE क्लास 8 एंड विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर टू लर्न इन. आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हो, इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश. किसी भी लैंग्वेज में आप अपनी प्रेफरेंस की सिलेक्ट कर सकते हैं. गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड क्लिक ऑन स्पेशल क्लास लिंक. तो सब डिस्क्रिप्शन पे जाओ, क्लिक करो स्पेशल क्लास लिंक को एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी नेहा सूद ऑन अनअकैडमी ऐप. नेहा सूद मुझे फॉलो करो. वहाँ पे आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं, मेरी क्लासेस की कौन सी स्केड्यूल है नेक्स्ट. तो क्लिक ऑन नोटिफाई मी एंड यू विल गेट नोटिफाइड 10 minutes बिफोर द क्लास बिगिंस. तो 10 मिनट क्लास शुरू होने से पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा दैट माई क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट. यूज माई कोड नेहा YT लाइव. नेहा YT लाइव आप ये कोड यूज कर सकते हैं एंड यू कैन गेट 10 you can enter to my special free class, right. So don't forget to use the code नेहा YT live. तो अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन खरीदने के बहुत सारे फ़ायदे हैं वेयर यू कैन ज्वाइन इन. जिसमें लेट अस टेल यू दी व्हाट आर दी फीचर्स. लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम. अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज. टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे. रेगुलर डाउट सॉल्विंग एंड आंसर राइटिंग सेशन. एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस. मेंटरशिप
and guidance, study material, practice test, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज, ये सब आपको मिलेगा अनअकैडमी के प्लस की सब्सक्रिप्शन पे। तो वी आर we have also launched a raise a hand feature where you can speak to the learner, मतलब आप क्लास में से raise a hand यूज करके you can speak to me। Personalized and highly interactive live classes experience for the educators and learners. Educators can drive engagement, quizzes, vivas, doubt solving session to further increase the learner attentiveness. Enable interactive and fast downloading session with the option of 1:1 in a live class. तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन द प्लान स्टार्ट एज लो एज 696 which includes all subjects like English, Science, SST, हिंदी, मैथ्स, संस्कृत, कंप्यूटर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे सिर्फ ओनली 696 में। एंड यूज माई कोड नेहा YT Live फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। नाउ अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर्स क्या है? इट रिडिफाइन मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। You will get a personal mentor, live doubt solving, weekly reports, parents connect, study planner and all the benefits of Unacademy subscription. Where personal mentor में आपको get one-on-one guidance from top educators of your concern. लाइव डाउट सॉल्विंग से अटेंड कर सकते हो आप एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग सेशन टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। वीकली रिपोर्ट से यू कैन गेट अ डिटेल रिपोर्ट ऑन क्लासेस अटेंड एंड परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस। पेरेंट्स कनेक्ट से पेरेंट्स आपकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। रेगुलर ओपन आवर्स आर अवेलेबल टू पेरेंट्स टू डिस्कस द कंसर्न विद द पर्सनल मेंटर। स्टडी प्लानर से आप स्टडी ट्रैकर प्लान विद मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस and all the benefits of Unacademy subscription. Live classes from top educators, mock tests, quizzes, structure batch courses as per the exam syllabus. So the iconic may be the plan start as 1446 only, which include all subjects, and Neha YT Live is again my code. आप यूज़ कर सकते हैं और 10% ऑफ आपको मिलेगा। तो don't forget to use my code Neha YT Live. Now the most important thing I would like to tell you about my Telegram group. तो मेरा एक Telegram group है. My Telegram group name is NS41 Rockstars of Neha Ma'am. अब Telegram group पे ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है? First of all, you will come to know about my live free क्लासेस। आपको मेरी फ्री क्लासेस के बारे में स्केड्यूल पता चल जाएगा। यू विल कम टू नो द टॉपिक ऑफ द क्लास एज वेल एज यू कैन कम टू नो अबाउट द अनअकैडमी ऑफर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो फटाफट से ज्वाइन करो NS41 Rockstars of Neha Ma'am. Link is also given. Follow me on Telegram. Link is there on the description box itself. And the special offer is also going on for the plus subscribers. Exciting mega offer चल रहा है for CBSE student for class 6 to 12th के लिए, where 12 month subscription पे आपको 6 months free मिलेगा and 24 month subscription पे भी आपको 6 months free मिलेगा and flat 10% स्पेशल डिस्काउंट है। एंड साथ ही साथ प्लस के लिए लेट्स क्रैक यूनिट टेस्ट टर्म 2 इज ऑल्सो गोइंग ऑन फॉर मैथ्स, साइंस, SST टेस्ट सीरीज। इसमें क्या है, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज होंगे जिसमें यू कैन डिस्कस अबाउट द टेस्ट, अबाउट मैथ, साइंस, SST का टेस्ट होगा। आप वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, टेस्ट सीरीज एनालिसिस कर सकते हो। ड्यूरेशन इज 60 मिनट्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 30 एवरी थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। 2 अक्टूबर से लेके 30 दिसंबर तक है ये, एवरी एट 1 PM। तो थर्सडे, सैटरडे और संडे को ये टेस्ट होता है एट 1 PM, जिसमें आपका पूरे टॉपिक से रिलेटेड MCQs क्वेश्चंस आते हैं, वेयर यू कैन डिस्कस, वेयर यू कैन
डिस्कस इन दी एनालिसिस क्लास ऑल्सो। अगर आपको कोई डाउट है उससे रिलेटेड एक एनालिसिस क्लास भी होती है। सो गो एंड विजिट unacademy.com टुडे एंड अवेल ऑल दीज फीचर्स। ऑल दीज फीचर्स मतलब आप ये सब फीचर्स अवेल कर सकते हैं। आप ये सब फीचर्स अवेल कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, बहुत ही सबसे पहले तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब भी करो इस चैनल को, विच इज़ अनअकैडमी CBSE क्लास 8 वेयर यू स्टडी द टॉपिक स्पेशली इन हिंदी। तो हम हिंदी में SST को पढ़ रहे हैं। आई होप जितना भी हमने आज रूलिंग द कंट्री साइड को पढ़ा आपको वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आप मेरी स्पेशल लाइव फ्री क्लास में आओगे ज्वाइन इन करने के लिए, राइट। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप प्लीज़ ये शेयर कीजिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड join me on plus also. I also take plus classes for class 8th, स्पेशली 8th का मैं बैच चलाती हूँ एकलव्य बैच, विच इज़ एवरी ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे को मेरी क्लासेस होती हैं वेयर एट 3 to 4 PM ऑन अनअकैडमी ऐप इटसेल्फ, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लस में वी हैव अ कंप्लीट कोर्स कवरेज जिसमें हम पूरे टॉपिक्स को और साथ ही साथ हमारे पास एक स्पेशल डाउट सॉल्विंग सेशन भी होता है जिसको आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। मैं SST की क्लासेस लेती हूँ हिंदी में ऑन अनअकैडमी ऐप, सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन प्लस ऑल्सो ऑन अनअकैडमी where we can learn and have fun in the classes also, जहाँ पे हमारे पास polls भी होते हैं। तो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल। हमने आज काफ़ी कुछ पढ़ा। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपने मेरा कोड यूज़ करना है, सॉरी, यू हैव टू डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड नेहा YT लाइव। मेरा कोड यूज़ करना मत भूलेगा जिसमें आपको 10% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यू टॉपिक। एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, राइट। और आपने इसका कॉन्टिन्यूड वर्जन में आपको मुझे कहाँ मिलना है, इसका कॉन्टिन्यूड वर्जन पढ़ने के लिए आपने मुझे मिलना है अनअकैडमी की फ्री क्लास में, राइट। I request you all to please share this video with your friends. अगर आपको कुछ अच्छा लगता है do comment in the comment section also, and the most important, like this video and share it with your friends. So see you all with the next class with new topic, वो भी हिंदी में, right? तो मिलते हैं next class में। Bye everyone. Bye bye. Bye bye.